अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का बाकायदा तौर पर आपने आगाज़ कर लिया होगा और अच्छा सा आगाज़ किया होगा, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन मैं आपको एक रिमाइंडर देती हूँ, वो ये है कि आपने दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ना है। जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा। और आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अपने पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मौसम तब्दील हो रहा है और अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मौसम में, क्योंकि हमें लगता है कि जब सर्दी आ रही होती है तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बनिस्बत इसके कि जब सर्दी मुकम्मल तौर पर आ जाती है, क्योंकि जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें ही सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस आपको लगते हैं। और माशाल्लाह से हमारा तो 5वां मौसम भी है स्मॉग का, तो उससे भी हम भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो रिकवरी फेज में लोग हैं और जो रिकवर हो चुके हैं वो आपको बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि आप पहले ही एहतियात करें, क्योंकि उसके बाद जो वो पूरा प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक, पेनफुल है। क्योंकि आप अगर पहले एहतियात कर लेंगे, मास्क पहन लेंगे, तो आपकी बचत हो जाएगी। बाद में पूरे 2 हफ्ते तक आपको मेडिकेशन करनी पड़ेगी, आप फिर भी ठीक नहीं होंगे, आपको वीकनेस भी होगी। तो इसलिए बेहतर है कि अपना ख्याल अभी से रखें। इतनी खांसी यहाँ पर आती है इस AQI की वजह से, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, कि आपको लगता है कि आपके फेफड़े फेल हो जाएंगे। तो हमें ये महसूस होता है कि आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे इस दौरानिए में, तो आप अंडरमाइन कर रहे हैं जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है, वो बहुत ही संगीन है। अपना ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे कि हिना बार बार मेंशन करती है कि जो रिकवरी फेज में है वही बता सकते हैं कि आप किस दोराहे से। अली को बहुत समझाया था, लेकिन अली ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग समझ जाइएगा। जरा आगे बढ़ते हैं इस चीज से, और सबसे पहले जरा क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं। कल ही एक बात हमने की थी कि जब भी ओवर कॉन्फिडेंट हम होते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सैमुअल की सीरीज की, तो सीरीज फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सनसनीखेज मुकाबलों के बाद फाइनल लाइनअप अब मुकम्मल हो गया है। रावलपिंडी में खेले गए अहम मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि जिम्बाब्वे इवेंट से बाहर हो चुका है। 185 रन के हदफ के ताकुब में अगर बात करें तो पाकिस्तानी बैटिंग ने भरपूर कोशिश की, मगर कप्तान सलमान अली आगा की 63 रन की दिलेराना इनिंग्स भी टीम को फतह नहीं दिला सकी। उस्मान खान के 33 और साइम अयूब और मोहम्मद नवाज के 27 रन भी रायगा गए, जबकि किंग बाबर आजम बदकिस्मती से पहली ही गेंद पर डकआउट होकर नाखुशगवार रिकॉर्ड में। बाबर फैन होने के नाते मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि चलें वो अपना रिकॉर्ड किसी न किसी तरीके से बहाल रखे हुए हैं। डक्स पे आउट होने का भी जो रिकॉर्ड है उनका, वो भी, उसमें भी एक और नंबर ऐड हो गया है। अगर हम कप्तान की बात करें तो कप्तान भी अब परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कौमी टीम जो है मुश्तरका तौर पर परफॉर्म करना बहुत बहुत जरूरी है। कौमी टीम के जो बैटर है बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ डक पर आउट होकर उमर अकमल और साइम अयूब का जो मनफी रिकॉर्ड बराबर कर दिया है, और अब वो इसमें भी फेरिस में बराबरी पर खड़े हैं। पाकिस्तान सीरीज के फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन श्रीलंका को ये मैच जीतना बहुत बहुत ज़रूरी था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जिम्बाब्वे को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है, तो अब जनाब श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल होगा एक बार फिर, और सीरीज के फाइनल टाकरे में पाकिस्तान और श्रीलंका आपस में टकराएंगे। इसके साथ साथ रुक करते हैं अब अमेरिका का, जहां पर व्हाइट हाउस पर हमले में जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड जो है खातून, वो हलाक हो गई हैं। दूसरे गार्ड की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ये एक्ट ऑफ ईवल है, और अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। दूसरी जानब व्हाइट हाउस के बाहर अफगान बाशिंदे की दहशतगर्दी के बाद इंतजामिया मुतहरिक है। बाइडन दौर में अमेरिका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत कर दी गई हैं। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक भी दी हैं। ट्रंप ने इस मौके पर कहा क्या था, ये जरा सुन लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गमगीन नजर आ रहे थे, और होना भी चाहिए। ऐसे वाकयात का जो तसलसल है वो उनके दौरे हुकूमत में बरकरार नजर आ रहे हैं। इससे पहले आते हैं कि 10 सितंबर 2025 यानी रवां साल में ही एक वाकया ऐसा हुआ था जो पहले अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से था कि काफ़ी अर्से तक अमेरिका में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती रही। 10 सितंबर को चार्ली कर्क पर असैसिनेशन हमला हुआ था, और वो उसमें जावर नहीं हो सके। और फिर 2024 की बात करें तो जुलाई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप पर भी असैसिनेशन हो चुकी है। तो ऐसी सूरत
सूरत हाल अमेरिका में बहुत अरसे की बात देखने में आ रही है और ये डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जहां पर एक जानिब हम देख रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमन के दाई होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी जानिब उनके अपने मुल्क में लोग जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है। गो के इस व्हाइट हाउस के बाहर जो गार्ड्स पर हमला है उसमें अफगान बाशिंदे की निशानदेही की जा रही है और बताया जा रहा है मलबा सारा इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी जाएंगी। बुनियादी तौर पर वजह तो देखिए ना, अमरीकी शहरी हैं वहाँ मौजूद हैं, काफी अरसे से रह रहे हैं, बहुत तो न्यूट्रलाइज भी हो चुके हैं वहाँ पर, अपने ख्यालात भी बदल चुके हैं, अपना तर्ज जिंदगी भी बदल चुके हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो ये एक लम्हा फिक्रिया है अमरीकी इंतजामिया की। ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जरा मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं और आपको ये बताते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद 4 नवंबर के बाद से बानी पीटीआई की अडयाला जेल में किसी से भी मुलाकात नहीं हुई और फिर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे, मगर उनको पुलिस ने रावलपिंडी फैक्ट्री नाका पर ही रोक लिया। सुहेल आफरीदी ने पुलिस अफसरान से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि पहले भी मुझे रोका गया, इस दफा भी रोका जा रहा है। मैंने कहा था मुझे रोके तो तहरीरी तौर पर बताएं कि अदालती अहकामात क्यों नहीं मान रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले भी कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो आप बताएं क्यों बार बार अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। उनकी जानिब से कहा गया। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया और सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती यहीं बैठा रहूंगा, एनएफसी में अपने सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करूंगा। वज़ीर आला ने 15 घंटे बाद ये धरना खत्म कर दिया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब फिर रवाना हो गए। वज़ीर आला ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना कराने से मुतालिक अदालत को बोला है कि वो आगाह करेंगे इस हवाले से। और धरने में शिरकत के बाद सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू थी और उन्होंने कहा कि ये धरना प्लान नहीं था, शायद अदालती ऑर्डर तक जारी रहे। बानी से मुलाकात करनी है तो अवामी ताकत से ईवान की कार्रवाई रोक दें। चीफ मिनिस्टर साहब इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वो पूरे एक यूनिट का नुमाइंदा है और मुझे अपने लीडर से इसकी मुलाकात की इजाज़त इसलिए दी जाएगी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लिख के दिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने जब देखा कि ना कोई शराफत की ज़ुबान है ना कोई शराफत की ज़ुबान समझता है, तो मजबूरन एक जमहूरी पश्तून की हैसियत से उन्होंने यहाँ धरना दे दिया कि वाकई अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान से आपकी मुलाकात हो, इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो, हमारे में से किसी की मुलाकात हो, वो तब होगा जब हम अपनी अवामी ताकत से, पार्लियामेंट की ताकत से सेनेट की और कौमी असम्बली की कार्रवाई रोक दें। बिल्कुल, धरना प्लान नहीं था। अगर प्लान होता तो शायद ज़्यादा जो हैं लोग शिरकत करते, ज़्यादा कारकुन दिखाई देते। उधर साबिक वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ठीक और सेहतमंद हैं। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, बुशरा बीबी भी ठीक हैं। हाँ, उनके साथ जो एक गलत तरीके से उनको जो नाहक कैद किया हुआ है और इस तरीके से मुलाकातें नहीं छोड़ रहे और अपने हकूक नहीं दे रहे, उसके ऊपर हम मजम्मत भी करते हैं और उसके ऊपर हमारा कंसर्न भी है और हम हमेशा अपना एहतजाज भी हम रिकॉर्ड कराते हैं उसके लिए। लेकिन ये जो इंडियन चैनल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक बेसिकली स्टेबिलिटी को ख़राब करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ रहे हैं। रिसेंटली चूँकि उनको एक शिकस्त हुई है बुरी तरह पाकिस्तान से, तो अब इस तरह की चीज़ें करके पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक तशवीश पैदा करने के लिए गलत खबर इन्होंने जो है ये चलाई है। और वज़ारत आला के मनसब से हटने के बाद पहली बार अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हैं, सेहतमंद हैं और उनकी जो सेहत से मुतालिक खबरें फैलाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका बैकग्राउंडर ये है कि कुछ इंडियन मीडिया की तरफ से भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और करीबन उनके हर शो, हर खबर में ये शय सुर्खी थी कि बानी पीटीआई को शायद जेल में कुछ हो गया। उसके बाद से फिर
ये एक पूरा ट्रेंड चल निकला एक्स पर, और उसके बाद सबने तशवीश का इजहार किया। इसके बाद फिर अडियाला जेल हुकाम जो है वो उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और बिल्कुल खैर खैरियत से मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने खासा शोर शराबा किया। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई से घर वाले अलग अलग मुलाकातें करते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात हो सकती है, इसके अलावा नहीं। पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, सच बोल के लोगों को ये पता चलेगा। आर्डर इन दी हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे, अब जो मेंबर को बोलने दे। आर्डर इन दी हाउस। सर गुजारिश ये है, मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। वैसे तो सुहेल अफरीदी साहब जो कारकुनान के साथ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने गए थे, उस दौरान उनका ये कहना था कि किसी एक कारकुन को थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इस वक्त जो जेल हुकाम है वो इस पर वाजिद है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात हो सकती है। तो इस पर पीटीआई के जो सेनेटर हैं अली जफर, उन्होंने कहा है कि मुझे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें एक दिन तो दिया जाए। सवाल ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब करने की इजाजत दे रहे हैं, उसका जवाब एक था सिंपल, डेट दे दें, टाइम दे दें। मैं एक वकील हूं उनका, मुझे भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो ये इससे छोटा सवाल तो हो नहीं सकता। अली जफर साहब ने यही कहा कि एक दिन तो दिया जाए मुलाकात का, ताकि हमें उनकी खैरियत भी पता चल सके। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने यही दोहराई कि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही मुलाकात हो सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी चला जाए किसी भी दिन मुलाकात करने, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जेल मैनुअल के हिसाब से जो अडियाला जेल की मैनेजमेंट है, उन्होंने ही फैसला करना है कि किसकी मुलाकात किस वक्त करवाई जाए। बहरहाल एक मसला तो खड़ा हुआ हुआ है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे-अमल क्या होता है। दोबारा अदालतों में जाने का उन्हें कहा गया, तलाल चौधरी साहब ने यही कहा कि आप दोबारा अदालत चले जाए। तो फिर अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अदालत जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजीर आला जा भी चुके हैं और वहां से राब्ता कर चुके हैं, अदालती अहकामात ले चुके हैं और फिर अदालती अहकामात अपने साथ ले जाते हैं जब भी वो मिलने जाते हैं। लेकिन फिर भी मुलाकात अनफॉर्चुनेटली नहीं करवाई जा रही। तकरीबन उनका ये कहना है कि मैं तकरीबन मिलने आ चुका हूं और पुरअमन तरीके से आ चुका हूं, जब भी आप मना करते हैं मैं पुरअमन तरीके से। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बेसिकली एक इंतशार का एक खदशा है, इसी वजह से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि हुकूमत खौफज़दा है इस एक मुलाकात से। आखिर हुकूमत इतनी खौफज़दा है क्यों? तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो खड़े हो गए। देखते हैं कि आज का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज कोई मुलाकात हो पाती है या नहीं। ये थी जी ओवरऑल सियासी सूरत हाल मुल्क की, इस पर हमने एक जायज़ा आपको पेश किया है कि क्या क्या होता रहा है पिछले 24 घंटों में। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका ही मच जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। क्रिकेट की बात ज़रा आप तफसील से करते हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ का हमने आगाज़ में ही जिक्र किया और जिस तरीके से कल का मैच हम हारे वो भी हमारे सामने ही है। हमारे वो जो नाकाबिल शिकस्त रहने का एक भरम था ना, वो टूट गया है कल, और जिस तरह से मैच जीता, अब ये फैसला कुन मोड़ पर सीरीज़ पहुँच चुकी है। अब हमारे साथ मुकाबला होगा श्रीलंका का फाइनल में। श्रीलंका का फाइनल, वैसे हम सीरीज़ तो उनको हरा चुके हैं, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम उनको फाइनल भी हरा देंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी टीम के साथ आपको कुछ पता नहीं होता। कल का मैच एक्सपेक्टेड था कि कोई प्रेशर नहीं है, आराम से जीत जाएंगे और हमारे खिलाड़ी जो है वो स्किल का मुजाहरा करेंगे, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल वहां पर हाथ पैर छोड़ देते हैं। बाबर आजम ने अब रिकॉर्ड वहां पर भी बराबर कर दिए, दूसरी जानिब भी, तो बॉटम में भी और पहली फेरिस में। एक तरफ सईद अनवर के साथ खड़े हैं, दूसरी जानिब अकमल के साथ खड़े हैं और सिफर जो है उन्होंने वो भी उमर अकमल और साइम अयूब का जो मनफी वाला रिकॉर्ड था वो उन्होंने उसमें शिरकत कर लिया, वो बराबर कर दिया। खैर टीम इसी तरह से परफॉर्म करती है। देखते हैं कि जी ग्रुप मैच में हमने शिकस्त खाई है, फाइनल में इस शिकस्त से हम क्या सबक लेंगे, इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप लोग सुना है पहले भी क्रिकेट पर काफी डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, हमने आगाज में खबर दे दी थी कि हुआ क्या है मैच में। मुझे लगा जानबूझ के हारे हैं। हाँ, ये इस पे जरा रोशनी डालें सलीम खालिक साहब। अली मुझे पहले भी कह रहे थे कि हम जानबूझकर हारे हैं ये मैच, ऐसा होता है?
नहीं, अली मजाक में कह रहे थे, जाहिर है अली को पता है क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, और जाहिर है दूसरी टीम भी खेलने के लिए आती है, अच्छा भी खेलेगी, ये थोड़ी कि हमने आज मैच जीत लिए तो हम समझेंगे हम जीते रहेंगे। नो डाउट श्रीलंका ने कल अच्छी क्रिकेट खेली, और अच्छी बात यह है कि पहली बार ट्राई नेशन सीरीज का कोई सनसनीखेज मैच हुआ जिसमें आखिर तक इंटरेस्ट बिल्कुल रहा लोगों का, और जबरदस्त मैच हुआ। थोड़ी गलतियां हम कर गए, एक तो सलमान को थोड़ा खुद मायूस होंगे, पहली बार ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन कल वो T20 के रंग में बिल्कुल ढल गए थे, अच्छी इनिंग खेल रहे थे, फिनिश नहीं कर पाए ना, एग्जैक्टली फिनिश नहीं कर पाए। फिर फहीम जो 79 या 80 मैच खेल चुके, कोई मैच गालिबन उन्होंने नहीं जितवाया, कल फिर वो तवक्को पूरा नहीं उतरे। आजकल की जो क्रिकेट है उसमें एक ओवर में 10 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लोग 20-25 बना लेते हैं, इन लोगों से 10 रन नहीं बने। फिर वो अंपायर ने एक गलत आउट दे दिया जो रिव्यू पे चेंज हो गया फैसला, लेकिन सिंगल पाकिस्तान का मारा गया। तो ये सारी चीजें जो थी ये मिला के विकेटें घर लेकर गए 4 हम लोग, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। बस एक फायदा हुआ कि फाइनल से पहले कुछ इंटरेस्ट बिल्ड हो गया लोगों का, और फाइनल में थोड़ी बेहतर क्रिकेट नजर आएगी। बात और कि हमें सलमान को दाद देनी चाहिए, क्योंकि गालिबन 43 पे 4 हमारी विकेटें गिर गई थी, उसके बाद वो आए और उन्होंने एक कैप्टन इनिंग खेली, इतना आगे तक मैच लेकर गए। अच्छा, उन्होंने तो खेला सलीम खालिद साहब, उन्हें बाकी बैटिंग लाइन ने वो सपोर्ट पर फराहम नहीं की ना। 100% उस्मान खान अच्छा खेल रहे थे, एक छक्का तो उनका ऐसा था गालिबन ग्राउंड से बाहर लग रहा था बॉल चली गई है, लेकिन मसला यही है कि दिमाग से नहीं खेलते। एक छक्का मारा फिर वो आउट हो गए वो, तो ये एक चीज है। उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कल उस्मान के पास भी कि वो हीरो बनते, फिनिश करके जाते, और अगर शायद उनके साथ रहते थोड़ी देर और वो सलमान के साथ तो बन सकता था मैच पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज ने अच्छी बैटिंग की, बल्कि मैच बनाने में नवाज का भी किरदार है, उन्होंने काफी हिटिंग की, उससे जो फर्क था रन्स और बॉल्स में वो कम हुआ, लेकिन वो भी बड़े क्रूशियल वक्त में वो आउट हुए। फाइट की पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी, और उसकी वजह से तो सलीम साहब हमने फाइट देखी, मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो बाबर फैंस हैं उनका एक सवाल है, और वो ये है कि क्या वो अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दें। उनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें बड़ी फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कभी बिल्कुल सिफर पे आउट हो जाते हैं, एक गेंद भी खेल नहीं पाते हैं। देखिए मसला बाबर का जो है, अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें तो 7-8 इनिंग में 2 शायद उन्होंने 50 की हैं, लेकिन जो एक मेन चीज मैंने नोट की है कि वो इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है जब वो बैटिंग के लिए आते हैं कि यार मुझे बस तेज खेलना है, मुझे तेज खेलना है। जिस वक्त स्कोर बोर्ड पे कम रन हो, जैसे आपको चेस कर रहे हैं 130, 140, 145, तो बाबर के ऊपर लेस प्रेशर होता है, उसमें वो फिर भी खेल जाते हैं। लेकिन जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो 175, 180 ऐसा कुछ, तो फिर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनके जहन में होता है यार मुझे शुरू से ही तेज खेलना है, और इसी प्रेशर में वो आउट हो जाते हैं। अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा जिन मैचों में बाबर जल्दी आउट हुए ज्यादातर वही थे जब पाकिस्तान को बड़ा स्कोर चेस कर रहा था। साथ में रिकॉर्ड उनका 10 जो आप बता रहे थे 10 बार सिफर होने का एक अजीब रिकॉर्ड है, लेकिन बाबर जब भी खेलते रिकॉर्ड से जुड़ते रहते, और ये भी अच्छा ये वैसे किसी की दुआ है उन्हें कि जब भी खेलते हैं जहां से भी, चाहे बॉटम से खेलें चाहे आप से खेलें, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। सईद अनवर का भी रिकॉर्ड जो 20 सेंचुरीज वाला है वो भी उन्होंने बराबर किया हुआ है। अब देखिए किस समत में आगे बढ़ते हैं, कभी सेंचुरीज की समत में आगे बढ़ते हैं या सिफर की समत में आगे बढ़ते हैं। तो अभी सलीम साहब जो सलमान अली आगा हैं उनकी परफॉर्मेंस में भी वही फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देती है। मुझे तो ये लगता है शायद बाबर से भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, और वो कोई जो तनकीद उन्हें होती रही है एज ए कप्तान, मुझे लगता है कि खिलाड़ी होने पे भी उनकी तनकीद करनी चाहिए। देखिए सलमान अली आगा टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ T20 में उनकी पोजीशन डिबेटेबल, लेकिन आपको पता है जब कैप्टन होता है तो होता ये है कि पहला नाम कैप्टन का लिखते हैं सलमान, उसके बाद बाकी 10 लड़के सेलेक्ट करते हैं। तो ज़रा परफॉर्म करें या ना करें, जब तक कैप्टन ही खेलेंगे तो ये चाहिए कि पहले आप 11 या 12 लड़कियों की लिस्ट बनाएं, उसके बाद उनमें से कैप्टन सेलेक्ट करें, जो कि होता नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कल सलमान ने एक इंटेंशन शो किया, एक दिखाया कि वो खेल सकते हैं T20 के हिसाब से भी, और वो भी क्रूशियल वक्त में जब हमारी 4 विकेटें गिर गई थी, 4 हमारे टॉप बैटर्स आउट हो गए थे, सलमान के लिए आखिर तक लेकर गए, फिनिश नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन
परफॉर्म उन्होंने अच्छा किया कल के मैच में। अच्छा सलीम खालिद साहब, अब ये जो कल का मैच है इसकी रोशनी में जरा ये बताएं कि फाइनल के लिए पाकिस्तान को कहां किन किन पॉइंट्स पर अभी काम करने की जरूरत है? देखिए, बैटिंग तो डेफिनेटली हमेशा ही होता है कि बैटिंग में करना है, ऑर्डर बैटिंग। टॉप ऑर्डर में हमारे 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 बार 0 का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, साइम और बाबर। तो दोनों का यही है कि आजकल के भाई चल गए तो चल गए, नहीं तो बस शुरू में ही गए। तो शुरू में हमारे जो बैटर्स हैं उनको जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आखिर वाले जो प्लेयर्स हैं हर बार आप उनसे ये नहीं कर सकते कि भाई 40 या 43 में 4 विकेट गिर गए तो आपको आखिर तक ले जाएंगे मैच। ऐसा होता नहीं है। तो कल हो गया कि एंड तक चला गया था। तो टॉप ऑर्डर का काम है बड़ी इनिंग खेलने। देखिए, हमारे होम ग्राउंड में जब मैच होते हैं तो चीता बन जाते हैं जो प्लेयर हैं, उनको स्कोर करना चाहिए। यहाँ पर नजर आना चाहिए कि बाबर ने 100 किए, साहबजादा ने 100 किए, साइम ने 100 किए, किसी मैच में फखर ने 100 किए, अलग अलग मैचों में अलग अलग सेंचुरीज हमें नजर आ रही हैं। 200 रन बना दिए पाकिस्तान ने, ऐसा हुआ फिर बॉलर्स ने दूसरी टीम को 80 रन पे आउट कर दिया, लेकिन हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे। लकीली जिम्बाब्वे और श्रीलंका का हम सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी शुरू में बच्चे मिलेंगे, लेकिन इंडिया की टीम भी होगी। फिर जब आप सुपर जाएंगे तो सारी तगड़ी टीमें आएंगी वहां पे। तो अगर सिर्फ यही सोचना है कि हम यहाँ श्रीलंका जिम्बाब्वे को हराकर ट्रॉफी लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे पिंडी स्टेडियम का, तो फेयर है। खुश हो बिल्कुल अली, मैं मिठाई भिजवाऊंगा। अगर आपने ये सोचा है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपको इंडिया को हराना है, तो फिर आपको परफॉर्मेंस अपनी बहुत बेहतर बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कोई कमी महसूस हो रही है। बॉलिंग में शाहीन वापस आएंगे तो एक जो खिला नजर आ रहा है वो दूर हो जाएगा। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी आपको। तो बड़े ख्वाब देखें तो बड़ी चीजें पाएंगे। तो अगर छोटी खुश होंगे तो फिर दुरुस्त बात की है आपने, वैसे बड़ी पते की बात की है। अच्छा, तो सलीम खालिद साहब, जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि हमें बज़ाहिर तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है टीम की, चले कल का मैच था उसमें जो कुछ भी हुआ वो कप्तान भी बता रहे हैं कि जिस तरह से पावर प्ले में हमारी गलतियां हुई उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जितने भी हमारे जो कॉम्बिनेशंस थे वो ट्राई कर लिए गए हैं और अब आगे हमारे लिए आसानी होगी वर्ल्ड कप में इस हवाले से? सलीम साहब, साइम के बारे में भी कमेंट कीजिएगा, वो तसलसल से थोड़ा बहुत स्कोर करते चले जा रहे हैं। आप देखिए, कॉम्बिनेशन तो मेरे ख्याल अब तक जहन में आ चुका होगा कोच हसन के भी, सेलेक्टर्स के भी, सबके कि यार इस कॉम्बिनेशन के साथ हमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है। अब मैच भी पाकिस्तान के कम ही रह गए, तो अब उसमें तो इतने ज्यादा चेंजेस हो नहीं सकती। और वैसे भी कौन से बाहर ऐसे कोई बहुत ब्रेडमैन बैठे हुए हैं कि उनको हम लेकर आ जाएंगे। बाबर के लिए कहते थे बाबर बाहर लाओ, बाबर तो अब आगे। साइम की परफॉर्मेंस असल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम साइम की परफॉर्मेंस अब देखें तो यही नजर आता है कि वो एक आध इनिंग खेलते हैं, फिर 6-7 में नाकाम होते हैं, फिर एक आध इनिंग खेलते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं। पहले उनको बॉलिंग बचा रही थी, बॉलिंग की वजह से नंबर 1 ऑलराउंडर तक बन गए थे वो, जो अब नहीं रहे। सिकंदर रजा उनकी जगह आ गए, लेकिन अब बॉलिंग में भी उनको विकेटें नहीं मिल रही है साइम को ना। तो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत आसमान पे चढ़ाया हुआ है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने। साइम अयूब, बाबर आजम तो फिर भी चले, उन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए पाकिस्तान के लिए। इतना थोड़ी क्रिकेट मैचेस हमें जितवाएं, तो उनको भी सोचना, परफॉर्मेंस में तसलसल लाना पड़ेगा। सिर्फ इस पे लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया फॉलोइंग है, कितनी क्रिकेट उनको खिला देंगे। राइट सलीम साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि कितने और इनिंग्स दे देंगे जिससे वो परफॉर्मेंस करके दिखाएं, हमें भी पता चले कि हाँ ठीक है। और एक खिलाड़ी का जो मयार है, मेजरमेंट है, वो इसी वजह से होती है कि वो प्रेशर में कितना खेल पाता है, जिसमें हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी नाकाम होते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब फाइनल हम जीतेंगे और ट्राई सीरीज अपने नाम करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हर साल 29 नवंबर को फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती का आलमी दिन मनाया जाता है और इसका आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1977 में अपनी एक करारदाद के ज़रिए किया था। उस वक्त से तकरीबन हर साल किसी न किसी सतह पर इज़हार यकजहती फ़लस्तीन का दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है। ये दिन कल मनाया जाएगा, लेकिन हम चूँकि कल हमारा शो नहीं होता है तो आज इसका तज़किरा कर रहे हैं। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थम नहीं सकी हैं। 2 साल से ज़ायद अरसे से जारी इस जंग में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं। लाखों बेघर हैं, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में फ़ौजी जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फ़ौज के फ़ौरी इनक़लाब का मुतालबा करते हुए ये भी कह चुका है
कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब भी किया जाए। उधर तिजारती और तरक्याती एजेंसी बराए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2 साला गजा जंग ने फ़लस्तीनी मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मईशत की फ़ीकस पैदावार 2003 की सतह पर वापस आ गई है और ये मुआशी बहरान 1960 के बाद दुनिया के 10 बदतरीन मुआशी ज़वाल में से एक है। इसकी बहाली में कई दहाइयाँ लग सकती हैं। जी हाँ, जिसके लिए वसी तरीन बैनुल-अक़वामी मदद पर गज़ब निसार होगा और इस तमाम जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर जाफ़र साहब, माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपके वक्त का। क्या फ़ायदा मंसूर जाफ़र साहब इस तरह के दिन मनाने का, इज़हार यकजहती करने का, जब बुनियादी तौर पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे? इतना बड़ा नुकसान, इतना ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, गजा में अब जंग बंदी हो चुकी है, फिर भी इसराइल उसकी बारहा खिलाफ वर्जियां करता जा रहा है। क़ौम मुत्तहिदा की करारदाद की बात करें, वो भी मंजूर हो चुकी है, मगर फिर भी इसराइली वज़ीर आज़म हमलों से बाज नहीं आ रहे। आगे की क्या सिचुएशन बनती हुई आप देख रहे हैं? जी, आपने दुरुस्त निशानदेही की है जी कि जितने बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन में इस वक्त कत्ल गारत बपा किया जा चुका है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि इस नौइयत के जो इज़हार यकजहती के अय्याम है उनकी कोई हैसियत, मानवी हैसियत रह तो नहीं जाती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से माजी में भी इस कज़िये को ताक़त नसिया पर डालने की कोशिश की जाती रही है और इसी नौइयत के मुख्तलिफ साल के अंदर अय्याम मना के और कुछ ओकेजन्स को सेलिब्रेट करके इस इशू को जिंदा रखने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ अब तो ये इशू हर हेडलाइन, हर आपके मॉर्निंग शो उसका एक जुज़्व ला यनफ़क हो चुका है। यकीनन उसमें कोई ऐसी खुशगवार बातें तो नहीं होती, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मज़ालिम और ख़ास तौर पे इस वक्त जो शदीद मौसमी सूरत हाल वहाँ पे गजा के अंदर दरपेश है, उसके तनाजुर में मैं समझता हूँ उनकी जो मुश्किलात जिस अंदाज से आप लोग हाईलाइट करते हैं, ये भी एक सदका जारिया है। और मैं समझता हूँ मीडिया के फ्रंट पे इस नौइयत की एक्टिविटीज़ जो है वो हकीकी मानों में एक पब्लिक अवेयरनेस भी पैदा करती हैं और लोगों को एक एक्शन पे एजुटेट भी करती हैं। और उसी हवाले से आपने देखा कि इसी जो इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो पूरा डिजिटल मीडिया इंक्लूडिंग जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है, चाहे टीवी है, प्रिंट है, उसके अंदर ये होने वाली जो तमाम कवरेज है, उसी के नतीजे में आपको यूरोप से लेके अमेरिका तक के जितने भी दानिशगाहें हैं, तालीम गाहें हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उसके अंदर जो बेदारी की एक लहर देखने को मिली और उसके असरात यकीनन दूरदस्त है। आप देखिए कि अगर लंदन और अमेरिका जैसे, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में मुसलमान मेयर आ सकता है, तो उनका जो इस वक्त पूरा एजेंडा था जिसके गिर्द उन्होंने रैली किया लोगों को, और वो फ़लस्तीन के मज़ालिम ही थे जिसके गिर्द उनको रैली किया गया और बताया गया कि किस तरीके से इस वक्त दुनिया इनइक्वालिटी का शिकार है और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट का ये फ्लैश पॉइंट कि जिसको एक अरसे से जो है वो कत्लगाह बना के रखा गया है और मगरबी ताकतें बिलखुसूस अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है इसे ऐसी बैटलफील्ड, टेस्टिंग बैटलफील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहाँ पे वो हथियार जिनको किसी और बैटलफील्ड पे टेस्ट नहीं किया जा सकता, उन्होंने हर वो हथियार यहाँ पे टेस्ट किया है। और मैं समझता हूँ अपनी वो जो वॉर इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए जितनी बड़ी पैमाने पे यहाँ पे एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं। और उसके बाद भी मैं समझता हूँ हमारे जो खित्ते के ममालिक हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। वो आज भी अपने नाम नहाद खतरात की बिना पे इस वक्त भी जो है आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे उसी अमेरिका, उसी इसराइल और उसके इत्तेहादियों से जो है वो बड़े बड़े इसके साथ ये भी बताइएगा कि हम देख तो रहे हैं ये जो आप बात कर रहे हैं वो भी वाज़ेह तौर पर हमें वक्तन फ़वक्तन होती हुई नजर आती है, लेकिन कल ही का वाक़या है कि जब इसराइल के जो फ़ौजी हैं उन्होंने एक जगह पर जो है रेड की और वहाँ पर लोगों ने सरेंडर कर दिया और उनको मौके पर ही जो है जाँ भाग कर दिया गया। 2 अफराद थे और उसके बाद हमास ने मुज़म्मती बयान दिया है। हमास की अगर बात करें तो हमास जो है ये एक ऐसी जो है तंजीम नज़र आती है मुसलमानों के हवाले से भी वहाँ पर जो फ़ाल है, लेकिन ये वही तंजीम है जिसको इसराइल खुद फंडिंग देता रहा है, सपोर्ट करता रहा है, बहाल करता रहा है यहाँ पर कि दीगर जो तंजीमें थी उनके बरक्स हमास को ताकत पकड़नी चाहिए थी यहाँ पर। और फिर उसने पकड़ी और देखा हमने कि वो किस तरह से फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनके नुमाइंदा बन के उभरे हैं।
अभी आप किस तरह से देखते हैं हमास जो मजम्मती बयान दे रहे हैं, जो ये कार्रवाई हो रही है अमेरिका की या इसराइल की जानिब से यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि हमास की जो ये बयानात है ये इसे फ्यूल करते हैं, और उनका ये जो हमला था अक्टूबर का हमला, उसने भी इस सारी सूरत हाल को फ्यूल ही किया, क्योंकि ये तो तनाज़ा तो दहाइयों से बरकरार है, बल्कि कुछ लोग तो सदियों से कहते हैं कि बरकरार। इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ आपके जो सवाल है उसी के अंदर उसका जवाब भी पोशीदा है कि अगर तो अमेरिका को इस खित्ते में खासतौर पे अगर हमास की सरपरस्ती मतलूब होती, तो जिस अंदाज से अब हमास के लोगों को आप देखिए कि उस येलो लाइन के अंदर उन्होंने डिटेन करके ट्रैप करके जो है वो शहीद किया है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया है। ये एक ऐसा मगरबी प्रोपेगेंडा है कि मैं समझता हूँ कि जिसका शिकार इस वक्त दुनिया हो रही है और उनको करने की कोशिश की जा रही है कि आज अगर उनके एक रहनुमा जो है मूसा अबू मरजूक जो है वो अमेरिका में मौजूद है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे वो अमेरिका के साथ निगोशिएशंस करने गए हैं और मुज़ाकरात करने गए। आप देखिए कि यही अमेरिका जो है वो खुद उनके वेटेकोव जो है वो बराह रास्त इस वक्त खलील अल-हैया के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जब आपको याद होगा कि गिदान ईदान नामी एक जो उनके अमेरिकन शहरी थे उसकी रिहाई मतलूब थी, तो वो तमाम के तमाम इसराइली जो उनकी पीस एफर्ट्स थी वो नाकाम जारी थी। तो वहां पे खुद अमेरिका ने बराह रास्त निगोशिएशन करके वो अपना अमेरिकी शहरी जो है वो आज़ाद करवाया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका हमास को दहशतगर्द कहता है, यूरोप हमास को दहशतगर्द कहता है, अब तो आप देखिए कि इस वक्त इस कदर जुल्म का बाजार गर्म किया जा रहा है कि वो सियासी तंजीमें कि जो अपने आप को सियासी एरिना में किसी तरीके से प्ले करना चाहती हैं, अखवानुल मुस्लिमून मेरी मुराद है, उसको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नौयत के बयान दे रहे हैं कि हम उन्हें दहशतगर्द करार देना ऑस्ट्रेलिया इस नौयत के ऐलानात कर रहा है। तो ये मजबूर करते हैं लोगों को कि खासतौर पर जैसी हमास की तंजीम है या जिहाद इस्लामी, कि वो सियासी एरिना छोड़कर वो मिलिटेंसी की तरफ आए, वो जिहाद का नाम ले, क्योंकि उनके लिए वो जो सियासी ग्राउंड है वो बंद कर दी गई। हमास ने भी माजी में आपने देखा कि 2006 में अपनी इस मिलिटेंसी के साथ साथ उन्होंने एक सियासी एरिना में भी विक्ट्री हासिल की, लेकिन इसी यूरोप और इसी वेस्ट ने जो है उन्हें एक दिन भी यहाँ पे चलने बिल्कुल मंसूर जाफर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मौजू तो बड़ा है, जितना ज्यादा वक्त हम इसको दें वो उतना ही कम लगता है। आपका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने बात की, और वाकई बहाली में कई दहाइयां लग सकती हैं, और हम यही कहना यही चाहेंगे कि इस मदद में इतनी तेजी तो करना होगी कि जो जंग में शहीद होने से बच गए हैं वो कहीं भूख से वहां पर ना मर जाएं। तो अल्लाह ताला ही उनकी मुश्किलात में आसानी उनके लिए फरमाए, और जो कोशिशें कर रहे हैं इस्लामी ममालिक उनमें भी कोई ना कोई तेजी आ जाए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स। देखते हैं वकार अहमद मलिक आज हमारी मुलाकात किससे करवा रहे हैं। मेरे कभी इसी तरह का कोई इंटरव्यू जिंदगी में नहीं हुआ है। मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहूँगा। मिलना चाहोगे? हाँ। वो बड़ी बड़ी दादियाँ भी हैं। अब तो स्टेज भी करती है ना, थिएटर स्टेज। मैंने ड्रामों में जो है ना इतना मैंने शौक से मैंने हिस्सा लेती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद। वो जो कहते हैं ना कि दिल्ली के नहीं थे ऊंचे और आके मुसाफिर थे, जो शक्ल नजर आई, तस्वीर नजर आई। आप जब गिलिया बल्तिस्तान में होते हैं तो जिन अफराद को भी आप मिलते हैं, जिन हस्तियों को भी आप मिलते हैं, उनसे अगर आप बैठ जाएं और थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ चलती फिरती किताबें हैं। मेरे साथ बीबी नया ज़ेब हैं, नया ज़ेब। बीबी नया ज़ेब जो है इनका ताल्लुक मोरखून से है। मैं इनके साथ बैठा और फिर जो इनकी गुफ्तगू थी, जितनी अच्छी इनकी हिस्से मिजाज थी, जितनी अच्छा इनका पूरे पास जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, तो मैंने सोचा कि ये पूरी कहानी जो है आपसे शेयर करनी चाहिए। पूरी कहानी तो खैर हो ही नहीं सकती, आप यूँ समझिए कि किताब का दिबाचा, ये किताब के 2-3 सफ़े जो हैं वो मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ाऊँ। बीबी, आपका ताल्लुक मोरखून से है? जी सर, कैसे फिर पूरा जो सफर है थोड़ा सा हमें बताइएगा किस तरह हुआ? मैं पैदा होते ही 1 घंटे के बाद मेरी अम्मी की डेथ हुई है, तो उसके बाद मेरे ननियाल वालों ने मुझे पाला है। यानी कि मेरे अम्मी जो है ना वो अपने बाप के पास बैठती थी। मेरे अब्बू उस टाइम पे जो है ना वो एयरफोर्स में ड्यूटी कर रहा था, तो मेरी अम्मी तो चली गई। मैं कहती हूँ कि मेरे नाना और मेरे नानी ने और मेरे मामू लोगों ने जितने मेरे साथ स्ट्रगल किया है, मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है। मैंने अपने जो करियर का आगाज़ किया यहाँ मोरखून से किया। उसके बाद मैं प्राइवेट मैंने
पेपर्स दिए, मैंने मैट्रिक किया, इंटर मैंने किया, वो भी प्राइवेट किया, हमने हुंजा से किया। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से भी मैंने पास आउट होके, तो मेरे मामू प्रोफेसर हैं, उसने मुझे बताया कि आप कराची चली जाए, वहाँ मैंने भी कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आप वहाँ पढ़े, क्योंकि इस टाइम तक आपने कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा सॉफ्ट तबीयत की हूँ, मैं कोशिश किया कि मैं अम्मियों को भी खुश करूँ, मैं जो है ना हर एक को खुश रखना चाहती थी। अपने अम्मी के साथ जो है ना, नानी के साथ मैं ज़्यादा अटैच थी, तो वो उसके साथ माल मवेशियों में के साथ काम करना, उसके साथ उनके खुशगाई भी थे। उसके बाद ये हमारे देसी गाय, एक बड़ा गाय, उसके साथ 60-70 जो है ना भेड़ बकरियां थी, उनको चराना, उनके साथ जो है ना काम करना, अम्मी मैं नानी की हेल्प भी करती थी। उसने मुझे बताया कि आप अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि ये काम जो है ना ये कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने साथ पेपर्स भी दिए, मैं फेल तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं वो छोड़ दूँ। मुझे उसमें थोड़ा सा जो है ना अब्बू की सपोर्ट थी? कुछ भी नहीं। मेरे अब्बू ने आज तक जो है ना, मैंने अपने अब्बू के साथ, न मैं अब्बू के साथ रही हूँ, न मेरे अब्बू मेरे साथ जो है ना, उसने मुझे कोई सपोर्ट किया। डेथ हो गई, अब्बू की कोई सपोर्ट नहीं थी, और उसके बाद आप? नहीं, मेरे अब्बू ने फिर दूसरी शादी की। ठीक। तो फिर आपका ये, आपने मास्टर किया? फिर मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। ठीक है। मैं यहाँ से चली गई कराची। कितनी नौकरियाँ की? नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा किया। जिंदगी पूरा नौकरियों के साथ गुजरी, लेकिन कामयाबी भी हुई, नाकामी भी बहुत हुई, लेकिन कामयाबी थोड़ा सी बहुत हुई है। इस बात थोड़ा ज़्यादा हुई है? कामयाबी थोड़ी ज़्यादा है? काफ़ी है, कोई मसला नहीं है। तो आपके लिए किस तरह की नौकरियाँ आपने की? मैंने ज़्यादातर एजुकेशन फील्ड से जो है ना, मैंने ज़्यादातर काम किया है। मैं टीचिंग मैंने किया, मैंने हॉस्टल्स चलाए, मैंने 15 साल हॉस्टल्स चलाए हैं, उसके साथ टीचिंग भी मैंने किया है। आपने शादी नहीं? शादी भी नहीं किया सर। उसकी क्या वजह? यानी उस स्ट्रगल में थी? सर शादी भी आजकल बहुत टफ हो गया है ना। आजकल मुझे पसंद नहीं है कि मैं जो है ना किसी के साथ आजकल लव मैरिजेस करते हैं, प्यार यार, ये प्यार व्यार मेरे उसमें जो है ना कुछ भी नहीं है। ठीक है। इंसान अगर खुश रहना चाहता है तो वो सेल्फ जो है ना खुशी होती है, अंदर की खुशी होती है, वो खुश रह सकती है। ये बात नहीं है कि मुझसे किसी ने प्यार किया तो मैं खुश रह, बाप माँ उनका प्यार नहीं मिला है, माशरे में किसी का प्यार नहीं मिला है, तो तब भी जी रही हूँ, तो खुश हूँ मैं लाइफ से, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है कि क्या है तकलीफ़ात नहीं आती, परेशानी, ये तो लाइफ का हिस्सा है। ये स्ट्रगल करना जो है ना हमारे जो है ना हमारे बस में है, लेकिन कामयाब होना ये जो है ना ऊपर वाला सब कुछ बराबर करता है। मैंने जब शुरू किया स्टार्टिंग में मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स लड़कियां थी, मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो मैंने अपने साथ जितनी भी परेशान लड़कियां थी, जिसकी माँ नहीं थी, जिसके बाप नहीं थे, मैं तकरीबन ये बरूगल से जो है ना, ये अंकल वहाँ है बल्तिस्तान तक जो है ना लड़कियाँ मुझे जानते हैं, उनके पेरेंट्स मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने 15 साल जो है ना हॉस्टल में गुजारे लड़कियों के साथ। तो मतलब मोहब्बत की तो बहुत सारी है ना। जी सर, जी। जिस तरह भी आपने खुश गाय की बात कर रही थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जानवरों से भी उस तरह मुझे पसंद है अभी भी। आप फिर हमारे ज़हन में शायद होता है कि पता नहीं अपने बच्चे हों तो तभी मोहब्बत होती है, लेकिन बच्चे तो सब साझी होते हैं ना एक सारे। तो आपको बच्चे कैसे लगते हैं सारे? बच्चे मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने मामू लोगों के बच्चों को भी मैंने पाला, मेरे हाथ में पले हैं वो, मैं अभी भी उनके साथ ही रहती हूँ। लेकिन बच्चों का भी यही है कि आजकल के दौर में मैं अपने ये एरिया की बात कर रही हूँ कि कुछ के औलाद है लेकिन पेरेंट खुश नहीं है, कुछ के बेटी है माँ बाप खुश नहीं है, कुछ के बेटे हैं माँ बाप खुश नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना कुछ के कुछ भी नहीं है तब भी वो खुश नहीं है। आप खुश रहना चाहते हो तो आप अपने आप को अपने अंदर ढूंढो, खुशी अपने आप के अंदर होती है।
बाकी जो है ना, मैं अभी कहूँगी कि मेरी माँ ने हमें रोऊं या मेरा बाप ने हमें, वो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। या कोई मेरा अजीज़ गुज़र गया या कोई मेरा प्यारा गुज़र गया, मैं अभी उसके पीछे पढ़ूँ, वो नहीं होता है। मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि हम फ़लसफ़ा में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पढ़ते हैं कि जो ज़हीन इंसान होता है ना, बहुत ज़हीन इंसान होता है, ये वो कर सकता है कि वो खुशी जो है अपने अंदर तलाश कर सकता है, वो खुशी के मौक़े तख्लीक कर सकता है। उसको पता होता है कि खुशी जो है वो मशरूत नहीं है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है। वो कहता है कि ये वो जो हो रहा होता है उससे वो खुश होता है या उससे वो खुशी निकालता है। लेकिन ये ज़हीन फर्द की लामत है, और आप एक बहुत ज़हीन खातून। सर मैं कोशिश करती हूँ जहाँ भी रहूँ मैं सिंसियर रहूँ, मैं हर चीज़ देखूँ, मैं हर चीज़ करूँ, ताकि जो है ना लोगों को खुश करते करते रब जो है ना वो हमें वो खुशी अता करता है। मैं अभी सेटिस्फाई हूँ लाइफ देख के, है बहुत सारे लोगों को देख मिले हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं जैसे मैं जी रही हूँ, मैं बस मेरे लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं मजीद जीना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। और बाकी कोई जिंदगी में से कोई गिला तो आपका है नहीं, मुझे लगता है, मतलब नहीं गिला कुछ भी नहीं। वो अभी गिला करना शुरू करेंगे तो वो फिर जो चीज़ मुझे मिला मैं खुश हो गई, जो ना मिला मैंने उसके पीछे तरफ देखा भी नहीं, लो जो नहीं मिला कोशिश किया कि मुझे मिले, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो मिला। आने वाली जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिशात या मैं सर मेरी एक ख्वाहिश है, मैंने हॉस्टल बनाया था, मैंने अपने जो है ना मेहनत के सब कुछ उस पे लगाया, लेकिन मैंने कहा कि मैंने उसका नाम डायमंड हेवन गर्ल्स हॉस्टल रखा। अच्छा, ये गिलगित में था? गिलगित में था। अच्छा। 3 साल चला के मैंने कोरोना आके ना वो बंद हो गया। अच्छा। मैंने वो हॉस्टल मैंने कहा कि जो मजबूर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ अपने लाइफ से। मुझसे भी जो कुछ लड़कियां हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ बूढ़ी भी ख़वातीन हैं, मैं उनके साथ बहुत अटैच हूँ। मेरे दोस्ती बहुत सारों से, मैं एक दफ़ा आपको भी विजिट कराऊंगी अपने मेरे दोस्तों से जिनके कोई नहीं है, शोहर भी चला गया है, वो आके अपने उनके साथ बहुत मुझे पसंद है ये चीज़ें जो है ना, उनको खुश करना जो है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं खुद सेटिस्फाई होती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि मेरी ये ख्वाहिश है कि डायमंड को ख़रीद कोई नहीं सकता है, हेवन में जो है ना कोई इजीली जा नहीं सकता है। मैंने अपने ख़वातीन के लिए इस तरह का मेरा शौक़ है कि मैं इस तरह बनाऊँ सर, तो ये जो है ना रब जानता है कुछ होगा कि नहीं होगा। आपके पास ही नहीं, उसके बाद जब कोरोना आया वो खत्म हो गया, उसके बाद आपके पैसे नहीं थे, ये क्या था? पैसा लॉस में गए ना सर। अच्छा लॉस में। अच्छा, क्योंकि वो दो साल तो रहा ना। हाँ 2-3 साल ऐसे ही रहा। मैंने बड़ी बिल्डिंग लिया, उसका रेंट देना किराए पे, मेरे पास अपना तो मैं खुद अपना हूँ, बाकी कुछ नहीं कोई नहीं है वैसे। हाँ सही। कभी आए और बीबी ने ज़ेब से मिले, फिर इनके साथ घंटों गुफ्तगू इनकी सुने, तो आपको एक पहला एहसास ये होगा कि हम कितने नाशुक्रे हैं, या हम जो ब्लेसिंग्स हैं उनको शायद उस तरह काउंट नहीं करते। और स्ट्रगल की अभी इन्होंने जो दास्तान सुनाई है वो बहुत तवील है, और इतनी मुश्किल से इन्होंने ज़िंदगी जिस तरह इन्होंने मास्टर्स किया, वो एक पूरी एक दास्तान है। और बाकी एक इशारतन बात कर दूँ आपको कि वो ताल्लुक़ हुंज़ा से है, गिलगित बल्तिस्तान से है। वो जो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर किया हॉस्टल के हवाले से, वो अगर कोई बंदा भी, यानी यहाँ पे ना बहुत आपको टेक्निकल और बहुत तरीके से करना पड़ता है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि, तो आप समझने वाले समझ गए होंगे कि अगर कोई करना चाहे या कोई इस तरह की मामला हो तो फिर किसी तरीके के साथ, क्योंकि बहुत इंटेग्रिटी और उस तरह के लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया। और सर आपका भी बहुत मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहूँगा, वैसे अभी तो मैं हमसे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहूँगा। मिलना चाहोगे? हाँ। वो बड़ी दादियाँ भी है और छोटे तो आपको पता है वो जो वल्तित का अंदर आता है जहाँ दादियाँ सारी बैठती हैं, वो मुझे पता है, लेकिन मैं वैसे करूँगा, उनमें बहुत खुश बैठता हूँ। तो अगर मैं उनमें खुश बैठता हूँ तो आपके दोस्तों के साथ भी तो खुश ही बैठूंगा। यस, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊंगी सर। वाह, मुझे बहुत एक करीमाबाद में है, वो उसकी माँ नहीं थी, तो मैंने अपनी जगह पे सीट पे उसको बिठा के मैंने कहा कि मैं स्काई ब्रिज जा रही हूँ, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, आप मेरे सीट पे बैठो, अपना फीस भी यहाँ से पे करो, आप यहाँ पे काम करके। मैंने उधर से शुरू किया। और गांव में जो बच्चियाँ थी
जो ये वहाँ पे ऐसे ही बैठे थे, मैंने उनको भी लाया सर, कुकिंग में लगाया, कोई ट्रेनिंग करवाया। मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने तो जो स्ट्रगल की, लेकिन जो दूसरे स्ट्रगलर थे या जो लोग दूसरे थे वो शायद उनकी तादाद ही कितनी ज़्यादा होगी जिनकी ज़िंदगियों पे आपने इतनी असरअंदाजी डाली और इतना असर। मुझे मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं सर। अब तो स्टेज भी करती है ना, थिएटर स्टेज। मैंने ड्रामों में जो है ना इतना मैंने शौक से मैंने हिस्सा लेती थी और लोग मुझे कहते थे बीबी, मुझे बीबी के नाम से, बीबी आप स्टेज पे जाओ ना कह के। मैं उनको कोई कसर नहीं रखती थी, हंसाने खुश रखने की कोशिश बहुत करती थी। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा कभी आइए तो इंटरव्यू किया, मेरे कभी इसी तरह का कोई इंटरव्यू जिंदगी में नहीं हुआ है, बस सिर्फ उसके साथ और मेरा अपना है, बाकी शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है सर। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग भी खुश रहो सर। वेलकम बैक। एक अहम मुलाकात आपसे करवानी है। लाहौर में 30वीं इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पंजाबी कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी, 7 दिसंबर तक जारी रहेगी और कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ दुनिया भर से पंजाबी सिख दानिश्वर लिखारी हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत से मंसूब बेशुमार पैनल डिस्कशन होंगी। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। पिलाह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगी और मादूमी के ख़तरे से 2-4 पंजाबी ज़बान को महफूज करने के लिए ये गुफ्तगू होगी, जिसके लिए आपकी मुलाकात आज एक ख़ास शख्सियत से करवानी है। और पंजाबी का जिक्र हो, पंजाबी कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो, अहमद रजा साहब का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनाइजर हैं पंजाबी कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सब तो पहला जी आया नू जी, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत, कैसे मिजाज ने? सब ठीक। तबीयत अजकल जिमें लाहौर के अंदर हर रहंदे बंदे दी है, अरे थोड़ा है गर्द गुबार डस्टिंग सारा कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, लेकिन एक ਵੱਡੇ मिशन ਲਈ कोई काम कर रही हुई है तो फिर ये चीज़ां मान ही नहीं रखती। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ है तो गहना नहीं गई लाहौर की खूबसूरती इस मौसम की वजह तो? बिल्कुल है, लेकिन ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ लॉन्ग टाइम प्लानिंग की लोड़ है। ਉਹ ਵਕਤੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਕਤੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ बेशक ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਗ ਹਰ ਸਾਲ खुशी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है। अच्छा जी, तीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस बारे दसो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੋਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, पूरे पंजाब के अंदर असी गए इस पूरी इस कंपेन असी इस तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस की लैके लोगों को कहा कि आओ तुहाडी अपनी ज़बान है, अपनी ज़बान की गल करिए, अपनी इशूज़ की गल करिए। फिर ये नाल नाल अमेरिका, कैनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE इन्हां कंट्रीज़ तो भी कोई 30+ लोग जोड़े हैं वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। और वो जो बहरू आने वाले परौने उन्होंने ज़्यादा तादाद पंजाबी सिख कम्यूनिटी की है, लेकिन वो नाल पंजाबी मुस्लिम कम्यूनिटी भी है। साड़ी कोशिश ये है कि इत्थों की पंजाबी हिंदू कम्यूनिटी भी, पंजाबी क्रिश्चियन कम्यूनिटी भी, क्योंकि जो असीं पंजाबी की गल करते हैं तो फिर सारे जितने भी मजहब हैं उस दे अंदर जिहड़े जींदे लोग हैं, जितने भी पंजाबी हैं, सारियां दा प्लेटफार्म है, सारे इसका हिस्सा बनन। उस लिए एक वड्डी कोशिश है ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। 70% 60% ਤੇ पूरी दुनिया के पंजाबियों का गढ़ वो पंजाब है। बिल्कुल। सो इत्थे इस बोली की जिहड़ी बेकदरी है स्कूलों के विच नहीं है। अगर स्कूलों के विच आने की कोई गल होंदी है तो उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है, लहजियां नूं वंडिया जाता है ज़बानां दे विच। सो खतरा जिहड़ा एक वड्डा पंजाबी नूं है वो अपने घर के अंदर है। सो ख्वाहिश तो है कि पूरी दुनिया के अंदर इसके प्रोग्राम होण और होंदे भी हैं, वो चाहे म्यूजिक राही होण, चाहे कानफ्रेंसां राही होण, पूरी दुनिया च हो रहे हैं। लेकिन वध लोड़ जिहड़ी है वो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जिथे असीं बैठे हैं इत्थे है, और इत्थे ही साडा अल्टीमेटली जिहड़ा फोकस हुंदा है
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਆਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਲੱਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਕਿਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸੋ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਗਰ ਖਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਨਾਕਦਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਕਦਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਨੀ ਤਫਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਹੋਈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੈਸੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੰਡ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਠਵਾਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2-3 ਲਹਿਜੇ ਹਨ,
ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸੂਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 47 ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਪਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ। अहमद साहब आखिर जो कोई पैगाम दवोगे कि लोग शिरकत करन इस पंजाबी कॉन्फ्रेंस विच? बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣੋ और पंजाबी के अंदर जितनी प्रोग्रामिंग है इसका हिस्सा बनो, आके अपने बच्चों को लियाओ, फैमिलीज़ को लियाओ, ताकि असी वो पंजाबी के इवेंट्स का ऐसा माहौल क्रिएट कर पाइए कि जिहड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ एक इवेंट होए। ਉਹਦੇ अंदर साडा काम है इसनूं ऑर्गेनाइज करना, लोगों को बुलाना, बाकी चीज़ों को देखना, लेकिन ये तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसी पंजाबी दे नाल मुहब्बत किंज अपनी ज़ाहिर करदे हो। बिल्कुल मुहब्बत दा इजहार ही है अज जिहड़ा सैगमेंट है साडा तुहाडे नाल जो जिहड़ी गुफ्तगू है ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसी नहीं देखिया अहमद साहब तो जरूर वेखना। साडा एक चैनल शुरू होया है चौपाल दे नां तो, तो वह भी असी जस्ट स्टार्टेड, तो यह भी साड़ी मुहब्बत है इस ज़बान के नाल। बहुत बहुत शुक्रिया सानू ज्वाइन करने लिए। अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीसरी जो पंजाबी कॉन्फ्रेंस है उसके मुतालिक हमें बता रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। चूँकि लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है, तो गलत ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग करने वाले हजरात हो जाएं खबरदार। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में चौथी तरमीम करके ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत अब मुख्तलिफ वायलेशंस पर मुख्तलिफ मुकदमात का अंदराज भी होगा। और CTO के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से नए जुर्मानों के हवाले से शहरियों में आगाही मुहिम का आगाज़ भी बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। मुख्तलिफ गाड़ियों को मुख्तलिफ जुर्माने होंगे, जबकि FIR के अंदराज के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल भी हो सकता है, सख्त सजाएं मिलेंगी जी। मोटरसाइकिल की मुख्तलिफ वायलेशंस पर अगर बात करें तो 2000 से 3000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। 2000 सीसी से कम कार, जीप वगैरह को 2000 से 5000, जबकि 2000 सीसी से जायद पर 5000 से 20000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। हर ट्रैफिक वायलेशन पर पॉइंट्स की कटौती होगी और 1 साल में 20 पॉइंट्स कट किए जाने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग पर सेक्शन 97 और 1 वे के ए वायलेशन पर सेक्शन 98 के तहत FIRs दर्ज की जाएंगी, जिस पर 6 माह तक कैद या जुर्माना हो सकता है, जबकि कम उम्र ड्राइवर्स की मुआवनत करने वाले के खिलाफ 99B के तहत FIR दर्ज होगी, जिस पर 6 माह तक कैद या जुर्माना हो सकता है। मजीद और भी कई सख्त कवानीन जो है उनकी मंजूरी कर ली गई है। इससे कबल में ये नज़र आया था कि ट्रैफिक वायलेशन के लिए जो जुर्माने हैं वो सख्त किए गए थे और नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया था। लाहौर में ऑलरेडी सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन अब जो जुर्माने हैं वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वायलेशन करने से बचें। इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर की बात है तो आपसे तज़किरा इसका बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो ये तेज़ी से जुर्माने बढ़ाए गए हैं, सब लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि क्या ये वायलेशन की वजह से बढ़ाए गए हैं या कराची को देख के बढ़ाए गए? नहीं, यहाँ पर काफी देर से इस पर चल रहा था, उस पर जो तजवीज़ की जुर्मानों को बढ़ाया जाए और इस पर जो वायलेशन जो होती है वो वायलेशन कम नहीं हो रही थी। जैसे देखें ओवर स्पीडिंग की वायलेशन है वो कम नहीं हो रही थी, तो फिर इस पर उन्होंने जुर्माने बढ़ाए हुए थे, सजेशंस काफी दी हुई थी कि जुर्मानों को बढ़ाया गया, लेकिन फिर वो इस पर ऑर्डिनेंस पर गवर्नर साहब ने साइन कर दी 1965 के जो है ऑर्डिनेंस पर। उसमें जो प्रावधान की गई है उसमें 60 से ज्यादा जो है, अभी वज़ीर आला पंजाब ने भी लास्ट किया, उसमें 60 से ज्यादा जुर्मानों के अलावा मजीद इस्लाहात भी की गई हैं ताकि, और ये पंजाब पुलिस को आखिरी वार्निंग दी गई है उनकी जानब से। उन्होंने कहा
कि अगर नया महकमा ठीक होता, वायलेशन खत्म नहीं होती, तो फिर नया महकमा बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये जो है कि पंजाब में खासतौर पर आप लाहौर में देख लें कितने वायलेशन होती है रोजाना, जिसकी वजह से काफी खुशी रहती है और लोगों को मुश्किल के सामने आप देखें धुआं गाड़ी छोड़ के उसको कोई जुर्माना नहीं है, अब जो ओवर स्पीडिंग करते हैं उसका भी कोई मसला नहीं है, उसको लेके 3 व्हीलर जो है वो हर जगह घुसे हुए थे। तो अब वो सड़कों पर ये किया जा रहा है कि उनके जुर्माने बढ़ा दिए गए और लाहौर की 5 मुख्तलिफ। तो मोहम्मद इलियास साहब ये बताएं कि इन सख्त कवानीन पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है और ये बताया जा रहा था कि तलाक जो है वो सरकारी इदारों से किया जाएगा, तो फिर कल हुए व्हीकल्स को जुर्माने? इतलाक को देखिए, जैसे एक्ट पर साइन हुए, गवर्नर ने साइन किए तो उसको फौरी तौर पर अमल दरामद, तो उस पर जो शुरू है पुलिस ने तो कार्रवाई शुरू कर दी, रोजाना ही चलान किए जाते हैं। लेकिन अब जो ईद चलान वगैरह भी होंगे तो उनके जो रेस वगैरह है वो आपके सामने आ गए हैं कि मोटरसाइकिल को भी 2000 रुपये जुर्माना है, जो 1800 सीसी से कम गाड़ी है तो उस पर 5000, और जो दूसरी गाड़ियां हैं जो 2000 सीसी से ज्यादा है उनको लेकिन 5 से 10,000। और लेकिन इसी तरह जो ओवर लोडिंग करने की गाड़ियां जो करती हैं उनको कोई आज तक पहले ऐसे नहीं होता चलान, या हाईवेज वगैरह पर होते हैं, तो अब जो होगा उनका चलान जो किया जाएगा देखेंगे कि अगर ओवर लोडिंग की गई तो 20-20 हजार रुपये तक चलान किया जा रहा है। अब जो किया जा रहा है उस पर जो है वन वे की खिलाफ वर्जी जो है उस पर हाईकोर्ट ने बड़े सख्त इक़दाम किए थे कि उनका चलान किया जाए, तो उस पर 2000 चलान रखा था। अब तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी केसों को ऑर्डर दे दी है कि अगर हुआ ये इसके चलान खत्म है तो वन वे के तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा। अब तो ये देखो पॉइंट्स भी दे दिए कि हर चलान पर 2 पॉइंट्स कटेंगे, तो 20 पॉइंट्स जब होंगे तो उसके बाद उसकी गाड़ी का तो सब ये कवानीन का इतलाक सिर्फ लाहौर पर हो रहा है या पंजाब भर में होगा? पंजाब भर पर होगा, ये तो एक पंजाब भर पर होगा, तमाम इस्लाम इस्लाम में होगा। और उस पर जो है ये आप देखेंगे अब तो ये सीएम साहबा की जानब से जो नई जो कराने के अलावा जो इस्लाहात लाने के लिए कहा गया है कि जो गाड़ियों का बार चलान होता है तो इन गाड़ियों का नीलाम भी कर दिया जाएगा, और ये गाड़ियों का इतलाक सिर्फ लोकल गाड़ियों पर, निजी गाड़ियों पर नहीं होगा बल्कि सरकारी गाड़ियों पर भी किया जाएगा। अब देखें अब जो सेफ सिटी की जानब से चलान हुए उसमें सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो सरकारी गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद है जो चलान की है, और वो चलान जो पेंडिंग है उनको 5 अरब रुपए से भी ज्यादा की रकमें फंसी हुई है। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है अब तो ज्यादा सख्ती कर दी गई है, मजीद कैमरे भी लगा दिए, लाहौर में कैमरे लगे हैं। जुर्मानों से आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा अब, क्योंकि जो है आपको पता है लाहौरी जो हैं वो कवानीन की पासदारी भी करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कवानीन जो है उन्हें उनके मुताबिक ना चलना हो तो उनके पास जुगाड़ भी बहुत होते हैं, तो आपको लगता है कि इन जुगाड़ों से जो है उनकी कोई बचत हो सकेगी? देखो जुगाड़ जो लगाते हैं नंबर प्लेट के ऊपर टेप लगा देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट जल्दी लगाएगा या इस तरह जो करेगा उसमें 20,000 रुपए का जुर्माना, इसके अलावा जो पर्चे भी देंगे। तो ये जो सूरत हाल है जितना सख्ती की जाएगी उसके बाद देखें कोई ना सूरत हाल आप देख रहे लाहौर में, आप देख रहे हैं कि आप लाहौर में शहर में एक तरफ कैंट में कोई जाते हैं तो वही ड्राइवर मोटर जाके ठीक हो जाता है, लाइन में भी चलता है, सिग्नल्स को भी फॉलो करता है, तो जबकि इधर जो है वो सिग्नल्स को फॉलो नहीं करता है। सख्ती होने की वजह से आप देखें लोग सख्ती जितनी की जाएगी मे बी उससे रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए लोग। ऑलरेडी लाहौर में वैसे काफ़ी अच्छा निज़ाम है ये ट्रैफिक का, और बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जो करंट लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने जो हैं ज़्यादा किए गए उनकी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अब हमारी आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा, मैच एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।